अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कमांडो शेरवान ने मुझे अपने बटुए में से शेर अली की एक तस्वीर निकाल कर दिखाई है, जो पासपोर्ट साइज की थी। ये एक उधेड़ उम्र आदमी की तस्वीर थी, जिसके नक्श और आंखें बड़ी चमकदार थीं। दाढ़ी मूंछ गायब थी, सर के बाल सफ़ेद हो चले थे। ये हमारे मर्द मुजाहिद शेर अली की तस्वीर है। ये हैरत अंगेज खूबियों वाला आदमी है। ये तुम्हें वहाँ जाकर मालूम हो जाएगा। इसकी शिकल अपने जहन में बिठा लो। फिर शेरवान ने मुझे शेर अली के नई दिल्ली वाले फैशनेबल रेस्टोरेंट का नाम बताया और अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं आज रात शेर अली को वायरलेस पर तुम्हारे बारे में पैगाम पहुंचा दूंगा। तुम्हारी रवानगी की तारीख कल तय होगी। इसके साथ ही हम तय खाने से बाहर आ गए। बाहर आए तो पता चला कि बर्फ गिर रही थी। मालूम हुआ कि बर्फ आधी रात के बाद गिरना शुरू हुई थी। हम सो गए। सुबह उठा तो बर्फ गिरना बंद हो गई थी। सर्दी बहुत शदीद थी, क्योंकि सर्द हवा चल रही थी। मैंने नाश्ता कमांडो शेरवान के साथ गार में ही किया। वो कहने लगा, नीचे मैदानों में इतनी सर्दी नहीं होगी जितनी यहाँ कश्मीर की वादी में है। फिर भी जैकेट के नीचे बंद गले वाला स्वेटर पहन लेना। उस वक्त दिन के 9 बज रहे थे। इतने में मेरा गाइड आ गया। वो भी कश्मीरी मुजाहिद था, मगर आम कपड़ों में था। मैं चलने लगा तो कमांडो शेरवान मुझे गले लगा कर मिला। अब तुम्हें अल्लाह ताला के सपुर्द किया। तुम्हारे दिल्ली पहुंचने की खबर मुझे मिल जाएगी। तुम एक ऐसी जंग लड़ने जा रहे हो जो तुम्हें दुश्मन के मोर्चे में बैठ कर लड़नी होगी। खुदा तुम्हें कामयाब करे, लेकिन याद रखो खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। खुदा हाफिज। इतना कहकर कमांडो शेरवान गार के अंदर चला गया। मैं अपने गाइड के साथ बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी रास्ते बर्फ में छुप गए थे। यख बसा हवा चल रही थी। हम काफ़ी लंबा पहाड़ी सफ़र तय करके शहर के लारी अड्डे पर आ गए। यहाँ गाइड मुझसे जुदा हो गया। एक बस जम्मू जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैं उसमें सवार हो गया। 10 सवा 10 बजे बस अपने मंजिल की जानिब रवाना हो गई। मेरा लिबास एक आम पढ़े लिखे हिंदू नौजवान जैसा था। गरम पतलून, जोगर्स के शूज़, गले के स्वेटर के ऊपर गरम जैकेट। सामान कुछ भी नहीं था। कोई ब्रीफ केस तक नहीं था। कमांडो कभी सामान के साथ सफ़र नहीं करते, क्योंकि जब अपने मिशन पर रवाना हो तो कुछ पता नहीं होता कि सफ़र के किस मोड़ पर हालात क्या रुख इख्तियार कर लें और उसे अचानक किस तरफ भागना पड़े। एक दिन और एक रात के सफ़र के बाद मैं अगले रोज़ सुबह शहर पहुंच गया। रास्ते में कोई वाक़या पेश न आया। एक पढ़े लिखे हिंदू नौजवान से मेरी बातचीत जारी रही। राष्ट्रीय सेवक संघ पार्टी का इन दिनों इंडिया में बड़ा जोर था। यह मुतासिब जमात हिंदू के हक में और मुसलमानों के खिलाफ थी। मैं जम्मू तवी के स्टेशन पर आया तो गाड़ी अभी तैयार नहीं हुई थी। 1 घंटा वेटिंग रूम में बैठा अखबार वगैरह देखता और चाय पीता रहा। आखिर गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर लग गई। मेरा इंटर क्लास का दिल्ली तक का टिकट था। अभी इंडिया की रेलगाड़ियों में इंटर क्लास मौजूद थी। बाद में यह क्लास ख़त्म कर दी गई। ठीक वक्त पर गाड़ी दिल्ली की तरफ चल पड़ी। ट्रेन मशरकी पंजाब के मैदानी इलाकों में आई तो सर्दी की वो शिद्दत ख़त्म हो गई जो इर्द गिर्द की कश्मीर की पहाड़ियों में थी। कश्मीर की पहाड़ियों में तो बर्फबारी हो रही थी, मगर नीचे मैदानों में सर्दी कम अज़ कम मुझे खुशगवार लग रही थी। जलंधर पहुंचकर मालूम हुआ कि मुझे दिल्ली के लिए गाड़ी बदलनी पड़ेगी। यहाँ मुझे 1 घंटा रुकना पड़ा। यह अरसा मैंने पूरी तरह से चौकस रहकर गुजारा, क्योंकि यहाँ खुफिया पुलिस मेरा पीछा कर चुकी थी। अगरचा मेरे पास त्रिप का पत्ता यानी सेंट्रल सीक्रेट पुलिस का खुफिया नंबर वाला कार्ड मौजूद था, फिर भी मुझे काफ़ी होशियार रहना पड़ा, क्योंकि यह खुफिया कार्ड मैं किसी खास मौके पर काम में लाना चाहता था। दूसरी बात यह थी कि यह खुफिया नंबर वाला कार्ड अगर मुझे किसी भारी मुसीबत से बचा सकता था तो किसी इससे ज़्यादा भारी मुसीबत में फंसा भी सकता था। मिसाल के तौर पर अगर इस बात पर कोई पुलिस एहलकार ज़रा सी भी तफ्तीश करता कि ये कार्ड मेरे पास कहाँ से आ गया है तो मेरा भांडा फूट सकता था। बहरहाल 1 घंटा गुजर गया। मैं दूसरी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। दिल्ली तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आया। यह कोई रात के 8 सवा 8 बजे का वक्त हो गया जब गाड़ी भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के स्टेशन में दाखिल हुई। इस शहर में मैं पहले भी आ चुका था। मर्द मुजाहिद गुल खान ने मुझे इस शहर में धमाका खेज यानी स्पलोवेज की तरबियत दी थी। कमांडो ट्रेनिंग के जो सबक बाकी रह गए थे वो भी गुल खान की ज़ेर हिदायत मैंने पूरे किए थे।
मगर कश्मीरी कमांडो शेरवान ने मुझे ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि मैं सिवाय इंतहाई अहम ज़रूरत के गुल खान से मिलने से गुरेज करूँ। शेर अली के रेस्तोरां का नाम और उसका एड्रेस मेरे पास मौजूद था। मैंने दिल्ली स्टेशन से निकलते ही टैक्सी लिया और उसे नई दिल्ली के इलाके 12 खंबे चलने का कहा। दिल्ली का शहर रोशनियों में निहार रहा था। सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। नई दिल्ली का इलाका शहर का मॉडर्न और फैशनेबल इलाका है। यहाँ एक जगह दायरे की शक्ल में बहुत सी दुकानें और स्टोर हैं। उन दुकानों के आगे दायरे की शक्ल में छत वाला फुटपाथ बना हुआ है, जहाँ कितने ही सतून लगे हैं। यही 12 खंबे का इलाका था। यहाँ मैं पहले भी गुल खान के साथ एक दो बार आ चुका था। टैक्सी मैंने छोड़ दिया और शेर अली के रेस्तोरां की तलाशी शुरू कर दिया। एक जगह नेवन साइन में लिखे हुए काफ़ी शॉप के अंग्रेजी अल्फाज जगमगा रहे थे। यही शेर अली के रेस्तोरां का नाम था, यानी काफ़ी शॉप। इस रेस्तोरां का असली नाम मैंने छुपा लिया है। असली नाम कुछ और था, मगर अब अगर मैं असली नाम लिख भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ ना शेर अली है और ना उसका रेस्तोरां बाकी है। रेस्तोरां के बाहर दरवाजे में दिल्ली की मशहूर कुतुब साहब की लाट का छोटा मॉडल शीशे के बक्स में सजा हुआ था। अंदर ट्यूबलाइट रोशन थी। दरवाज़ा शीशे का था। मैं रेस्तोरां में दाखिल हो गया। फर्श पर सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। जहाँ बाजार रात के खाने की मेज़ें लगी थीं, जहाँ औरतें मर्द बैठे खाना खा रहे थे। फिजा में बांसुरी के धीमे धीमे सुर मौसीकी का जादू जगा रहे थे। औरतें साड़ियों में मलबूस थीं। नौजवान लड़कियों ने भरपूर मेकअप किया हुआ था और बालों में फूलों के गजरे लगे हुए थे। कई लड़कियों ने घुटनों से फटी हुई जीन्स पहन रखी थी। बाहर सर्दी थी, मगर रेस्तोरां की फिजा के फूल और मुख्तलिफ कीमती परफ्यूम्स की महक के साथ साथ हल्की हल्की गर्माइश भी थी, जिसने बड़ा खुशगवार असर डाला। एक बावर्दी नौजवान वेटर मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में खाना का मेन्यू था। उसने मुझसे मेरे टेबल का नंबर पूछा। मैंने उसे अंग्रेजी में कहा कि मुझे रेस्तोरां के मालिक से मिलना है। कमांडो ट्रेनिंग और कमांडो सफाइंग की ब्रीफिंग के दौरान ये बात खास तौर पर मुझे जहन नशीन कर दी गई थी कि मैं इंडिया के अपर क्लास के लोगों में ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में बात करूं, क्योंकि इंडिया में अंग्रेज़ी का असर और रसूख ज़्यादा है। चुनाचे मेरे अंग्रेज़ी में बात करने पर वेटर ने सर को ज़रा सा झुकाकर यह सर कहा और मुझे अपने साथ एक राहदारी में ले गया। राहदारी में भी सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। वो एक दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उस दरवाजे के बाहर माइक्रोफोन बॉक्स लगा था। उसने बटन दबाकर अंग्रेजी में ही कहा कि सर, एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। स्पीकर पर धीमी सी आवाज़ आई, कौन है ये साहब, कहाँ से आए हैं? मैंने वेटर को जवाब देने की बजाय माइक के करीब मुँह ले जाकर कहा, मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। मुझे कारोबारी सिलसिले में शेर अली साहब से मिलना है। इन्हें अंदर भेज दो। स्पीकर पर एक लम्हे के लिए आवाज़ बुलंद हुई और फिर स्पीकर खामोश हो गया। वेटर ने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, सर अंदर तशरीफ़ ले जाएं। वो चला गया। मैंने दरवाजे की पीतल की हत्थी को ज़रा सा बाएं जानब घुमाकर दरवाज़ा खोला। कमरे में आला किस्म के गैर मुल्की परफ्यूम और सिगार की तेज़ खुशबू मेरे करीब निकल गई। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर बड़े सलीके से सजाया गया था। सुनहरी बॉर्डर वाला सोफ़ा बड़ा कीमती था। गुलदान में वलैती गुलाबों का गुलदस्ता सजा हुआ था। दीवार पर सिर्फ 3 फ्रेम लगी हुई तस्वीरें लगी थीं। दरमियान में महात्मा गांधी की तस्वीर थी और दाएं बाएं नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगी थीं। इन तस्वीरों के नीचे बड़े सोफे पर आला खद्दर के कुर्ते के ऊपर भूरे रंग की गर्म नेहरू वास्कट पहने बड़े इत्मीनान से एक सूट बूट वाले आदमी से बातें कर रहा था। मैंने उसे पहचान लिया था। उसकी तस्वीर मुझे कमांडो शेरवान ने कश्मीर से चलते वक्त दिखा दी थी। शेर अली ने मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर भौहें उठाकर मेरी तरफ देखा और खालिस कारोबारी अंदाज में मुस्कराते हुए पूछा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने खड़े खड़े उर्दू में कहा, मैं दिल्ली का हूँ, मगर वाले साहब के साथ हैदराबाद में बिजनेस करता हूँ। इसी सिलसिले में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। शेर अली ने बड़ी बेनियाजी से हाथ के इशारे से मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा और सूट बूट वाले आदमी से बातों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। सूट बूट वाला आदमी ब्रीफ केस में से कुछ कागजात निकाल कर उसे दिखाने लगा और अंग्रेजी में कहा, सर, मंत्री साहब के पिए आपके दोस्त हैं। अगर आप मंत्री जी को नहीं कहना चाहते तो उनके पिए से कहकर यहाँ दस्तखत करवा दीजिए। मेरा 2 करोड़ का बिल 6 माह से रुका हुआ है। शेर अली ने उस आदमी को तसल्ली देते हुए कहा,
आप ये कागजात अपने पास ही रखें, मैं मंत्री जी के पीए से बात करता हूँ। आप ऐसा करें कि कल मुझे किसी वक्त फ़ोन करके मालूम कर लें। सूट बूट वाला आदमी ब्रीफ केस में कागज रखने के बाद उठा, हिंदू की तरह हाथ जोड़कर शेर अली को प्रणाम किया, उसका शुक्रिया अदा किया और सर झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वो कमरे से निकल गया और दरवाज़ा बंद हो गया, शेर अली अब मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो सिगार पी रहा था। शेर अली ने सिगार का हल्का सा कश लिया। उसकी उंगली में हीरे की अंगूठी थी। बिजली की रोशनी में हल्का सा लश्कारा मारा। यह शख्स वाकई बड़े ठाठ से यहाँ रह रहा था। फरमाइए, आप कैसे तशरीफ़ लाए हैं? कमांडो सफाई का एक सुनहरी असूल यह भी होता है कि वह फजूल गुफ्तगू कभी नहीं करता, वो वक्त की कीमत पहचानता है। चुनाचे मैंने फजूल बातों में वक्त ज़ाय करने की बजाय वो खुफिया कोड जुमला बोल दिया जो मुझे कमांडो शेरवान ने बताया था। मेरी ज़बान से यह जुमला सुनते ही शेर अली ने पहला काम यह किया कि साथ ही तपई पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर किसी से कहा, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, मैं बड़ी ज़रूरी कारोबारी मीटिंग में हूँ। रिसीवर रखते हुए शेर अली मेरी तरफ देखकर मुस्कराया। अगरचे शक्ल सूरत से बात साबित हो चुकी थी कि यही मर्द मुजाहिद शेर अली है, मगर ज़ाब्ते के मुताबिक ज़रूरी था कि मेरे कोड वाले खुफिया जुमले का जवाब खास कोड में दे। मैं टिकटिकी बांधे शेर अली को तक रहा था। मैंने कोड अल्फाज एक बार फिर दोहराए। अब शेर अली को याद आ गया कि उसे भी कोड में जवाब देना है। चुनाचे उसने जवाब में खुफिया जुमला बोला। यह वही जुमला था जो कमांडो शेरवान ने मुझे बताया था। शेर अली सोफे से उठकर दरवाजे के पास गया, उसे लॉक किया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आइए अंदर चलकर बिजनेस पर बात करते हैं। उस कमरे के साथ ही एक छोटा सा बेडरूम था। यहाँ सिंगल बेड लगा था, छोटा सा सोफा सेट बिछा था, दरमियान में काफ़ी टेबल पर कर्नाटक की डांसिंग गर्ल का कांसी का मुजस्मा रखा था। कोने में छोटी मेज पर राम और सीता की दो मूर्तियां भी रखी हुई थीं। शेर अली के होटल और बेडरूम का सारा माहौल हिंदवाना था। बेडरूम में आकर शेर अली ने मुझे बैठने का कहा, फिर खुद भी मेरे सामने बैठ गया। सिगार उसने स्ट्रे में मसल कर बुझा दिया। कहने लगा, बेडरूम में मैं तुमसे आज़ादी से बात कर सकता हूँ, अगरचे ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बेहद एहतियात से काम लेता हूँ। मेरे यहाँ सरकारी दरबारी हर किस्म के आदमियों का आना जाना रहता है। मुझे शेरवान का पैगाम मिल गया था, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें कोई उधेड़ उम्र का आदमी समझता था, मगर तुम तो बिल्कुल नौजवान हो। बहरहाल तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तुमने खाना खाया? मैंने कहा, नहीं, स्टेशन से सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। तो फिर ऐसा करो कि नीचे चलकर पहले खाना खा लो, इसके बाद तुमसे बातें होंगी। आओ मेरे साथ। शेर अली मुझे अपने साथ नीचे डाइनिंग हॉल में ले गया। एक कोने में उसके खास मेहमानों के लिए मेज लगी हुई थी। हम वहाँ बैठ गए। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ़ था। इस दौरान मुझसे दिल्ली के मौसम और पोल्यूशन के बारे में बातें करता रहा। बहरा कोई डिश लेकर आता तो वो आंध्र प्रदेश के मौसम की बातें शुरू कर देता। रेस्तोरां का मैनेजर भी वहाँ आ गया। उसने आते ही झुककर शेर अली से कहा, सर मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ सर। शेर अली ने उससे मेरा तारुफ कराते हुए कहा, इनसे मिलो करम जी, ये मेरा भांजा अरसलान है, 7 बरस लंदन में रहकर वापस भारत आया है, अब हैदराबाद में कैटरिंग का काम शुरू किया है। मैनेजर का नाम विक्रम कुमार था। उसने हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते कहा और अंग्रेजी में कहा, सर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मैनेजर चला गया तो शेर अली कहने लगा, यहाँ मैं तुम्हें अपना भांजा ही ज़ाहिर करूँगा, याद रखना तुम्हारा नाम अरसलान है, तुम सिर्फ आज की रात मेरे पास ही रहोगे, इसके बाद तुम्हारी रिहाइश का अलग बंदोबस्त कर दिया जाएगा, लेकिन तुम इस दौरान मेरे रेस्तोरां से बाहर नहीं जाओगे, मेरे बेडरूम में ही रहोगे। मैं नहीं चाहता कि आज रात के बाद यहाँ के आदमी तुम्हें दोबारा देखें। मैंने कोई एतराज़ न किया, समझ गया कि यह मेरे उस मिशन का ही एक हिस्सा है जिसको लेकर मैं कश्मीर से चला था और इस शख्स शेर अली के पास आया था जो इंडिया के दारुल हुकूमत में बैठा था और जिसकी ज़ेर हिदायत मुझे अपने इंतहाई अहम और खुफिया मिशन को शुरू करना था। जहाँ हमारी मेज़ लगी थी वहाँ बड़ी मध्यम रोशनी थी और हमारी शक्लें 5-6 गज के फासले से शायद ही किसी को नजर आती हों। खाना खाने के बाद मैं शेर अली के साथ उसके बेडरूम में आ गया। उसने कहा, अब तुम यहाँ आराम करो, मैं रात के पिछले पहराऊँगा, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना। यह कहकर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा
کہ شیر علی کے ذہن میں ضرور کوئی خاص حکیم ہے، میرے لیے کوئی خاص پروگرام ہے، مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، اب چاہے کتنا ہی طوفان ہے مجھے ہر حالت میں ہر طوفان کا مقابلہ کرنا تھا، اور اسلام، پاکستان اور جہاد کشمیر کے عظیم مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت پڑنے پر اپنی جان بھی قربان کر دینی تھی۔ میں بمشکل 3-4 گھنٹے ہی سویا ہوں گیا کہ شیر علی نے آ کر مجھے جگا دیا۔ اس نے اپنی چابی سے دروازہ کھول لیا تھا، کہنے لگا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ مجھے پچھلے دروازے والی گلی میں سے نکال کر سڑک پر لے آیا۔ سردیوں کی رات کا پچھلا پہر تھا، سخت سردی تھی، ہلکی ہلکی دھند پھیلی تھی، سڑک سنسان پڑی تھی۔ شیر علی کی سیاہ رنگ کی چھوٹی انڈین گاڑی ایک طرف کھڑی تھی، اس نے مجھے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دیا۔ نہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے، اور نہ اس نے ہی کوئی بات کی۔ گاڑی نئی دلی کی کشادہ اور پچھلے پہر کے اندھیرے میں ویران سڑکوں پر سے ہوتی ہوئی شہر کے جنوب کی طرف چلی جا رہی تھی۔ دلی میں نے کافی گھوم پھر کر دیکھا تھا، مگر یہ علاقہ بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ شیر علی نے اپنے سیاہ اوور کوٹ کے کالر چڑھا رکھے تھے اور اس کی آنکھیں سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ آہستہ سے بولا، بے میں نے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے تمہاری تربیت میں کچھ کمی باقی رہ گئی ہے۔ میں شرمسار سا ہو کر چپ ہو گیا۔ گاڑی اب شہر کے ایسے علاقے میں سے گزر رہی تھی جہاں دور دور کوٹھیوں کی روشنی نظر آتی تھی۔ سڑک کچی تھی اور لگتا تھا کہ کسی دوسرے شہر کو جاتی ہے۔ کافی دور جانے کے بعد ایک جگہ شیر علی نے گاڑی بائیں جانب ہوتی سڑک پر ڈال دی۔ یہ سڑک شکستہ ہی تھی اور دونوں جانب اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ یہاں سڑک پر بجلی کا کوئی کھمبا بھی نہیں لگا تھا، بڑا اندھیرا تھا۔ شیر علی نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کر کے چھوٹی بتیاں روشن کر رکھی تھیں اور گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی تھی۔ گاڑی 2-3 جگہوں سے دائیں بائیں گھومی، پھر اندھیرے میں ایک مکان کی دیوار کے پاس جا کر رک گئی۔ ہم گاڑی سے باہر نکلے۔ یہ مکان نہیں کوئی مال گودام لگتا تھا۔ شیر علی گودام کے دروازے کا تالا کھول کر مجھے اندر لے گیا۔ گودام کے اندر سیلن اور سردی تھی۔ میں نے ہاتھ گرم پتلون کی جیبوں میں دے لیے تھے۔ شیر علی نے جیب سے ٹارچ نکال لی تھی۔ اس کی روشنی میں ہم ایک جگہ سیڑھیاں اترنے کے بعد ایک ڈیوڑی میں آ گیا۔ ڈیوڑی میں بھی آگے ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے کے آگے لکڑی کی الماری رکھی ہوئی تھی۔ شیر علی نے ٹارچ زمین پر رکھ کر کہا، ہاتھ ڈال کر میرے ساتھ الماری ایک طرف کرو۔ ہم نے الماری کو ایک طرف کھسکا دیا۔ پیچھے دروازہ تھا جو بند تھا۔ شیر علی نے دروازے کا تالا کھول دیا۔ اندر سے ٹھنڈی مرطوب ہوا کا جھونکا میرے شانوں کو چھو کر گزر گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ بلکہ کوٹھڑی تھی۔ شیر علی نے کسی جگہ دیوار پر لگا ہوا بٹن دبایا، کوٹھڑی میں روشنی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں دیوار کے ساتھ ایک میز پر 2-3 وائرلیس سیٹ فوٹوگرافی کا سامان، ایک انلارج جنگ اپریٹس مائکرو فلم بنانے والا کیمرہ پڑا تھا۔ یہاں فلم ڈپو پلنگ کا پروسیس بھی موجود تھا۔ شیر علی نے سٹول میز کے قریب کر دیا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ وہ خود اوور کوٹ اتار کر دوسرے سٹول پر بیٹھ گیا۔ کوٹھڑی میں مرطوب ٹھنڈک تھی، قریب ایک مائکروسکوپ پڑی تھی۔ شیر علی کہنے لگا، تمہیں یہاں رہ کر مائکرو فلم پروسیسنگ، خفیہ کوڈ، فوٹوگرافی اور سگنل کے خفیہ اشاروں کی ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی۔ میں نے بیزاری کے ساتھ پوچھا، یہ ٹریننگ کتنے دنوں کی ہوگی؟ 3 ماہ لگیں گے۔ میں ٹریننگ لے لے کے تنگ آ گیا تھا۔ اب میں میدان عمل میں چھلانگ لگانا چاہتا تھا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ثابت ہو گیا کہ یہ ٹریننگ کورس کس قدر ضروری تھے۔ ان کے بغیر کوئی بھی کمانڈو جاسوس ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ الٹا اس کا دشمن کے ہاتھوں پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے بہت جلد پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ آخری ٹریننگ کا مرحلہ بھی بے حد ہمت طلب اور مشکل نکلا۔ مجھے اس کوٹھڑی اور اس کے ساتھ والے نسبتاً کشادہ حال کمرے میں 3 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ مجھے گودام کی خستہ حال متروکہ عمارت سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ شیر علی صبح منہ اندھیرے آ جاتا تھا۔ وہ ناشتہ اور کھانا ساتھ لاتا تھا۔ دوپہر تک وہ مجھے فوٹوگرافی اور سگنل کے خفیہ اشاروں اور مائکروسکوپ پر مائکرو فلم پروسیسنگ کی مشکل ترین ٹریننگ دیتا۔ میرے یہ 3 مہینے انتہائی مشقت کے مہینے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں قید میں رہ کر کوئی چلہ کاٹ رہا ہوں۔ لیکن شیر علی نے ان 3 مہینوں میں مجھے وائرلیس اور ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ذریعے خفیہ کوڈ، اشاروں سے پیغام رسانے اور مائکرو فلم پروسیسنگ کا ماہر بنا دیا۔ مائکرو فلم کی ایک نئی ٹیکنیک شیر علی نے مجھے سمجھائی اور اس کی پوری تربیت دی۔
जासूसी और खुफिया पैगाम रसानी के इस तरीके को पकड़ना बहुत मुश्किल था। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के जासूसों ने यह तरीका ईजाद किया था। इंडिया में यह बिल्कुल नया था और इसकी कामयाबी के 100% चांस थे। तरीका यह था कि एक आम खैर खैरियत के ख़त में हर जुमले के बाद जो नुक्ता डाला जाता, यानी फुल स्टॉप का नुक्ता, यह इंटेलिजेंस का नुक्ता होता था। यह किसी भी फिक्रे के आखिर में कागज़ पर जुमले के बाद चिपका दिया जाता था। इस नुक्ते में वह पूरा खुफिया पैगाम होता था, जिसे अलग कागज़ पर लिख के माइक्रोस्कोप से छोटे से छोटा करते हुए एक नुक्ते में मरकूज कर दिया जाता था और फिर यह नुक्ता सुई से उठाकर कागज़ पर फिक्रे के आखिर में बतौर फुल स्टॉप चिपका दिया जाता था। जिसको यह पैगाम भेजना होता था, वो शख्स उस नुक्ते को उठाकर माइक्रोस्कोप या किसी दूसरे आलात के जरिए इनलार्ज करता और सारा मजमून उसके सामने आ जाता था।